मैसेज है, मैं भूल जाऊंगी, इसलिए हमारी ये ख्याल करने कि हमें याद नहीं रहता, अगर आवाज़ आएगी फिर मैं रुक जाऊंगी, इससे कोई ना बोले। अच्छा पहले याद करना, बहुत लंबा मैसेज है, साथ ना कोई बोले बस, ठीक है ना, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए हैं। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूं, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क्या सराहियाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे। एक डॉक्टर ने आके पिम्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती मुझे चक्कर आते हैं और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा, और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है, तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक कर रहे थे। मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में हमूदुर्रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था, उस वक्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ उसका था, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हमूदुर्रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, मिलिट्री जो आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे, जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था, इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तोसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी क्या थी, अवामी नेशनल लीग, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। मुजीबुर रहमान को जेल में डाला, और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च 1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबुर रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें 50,000 लोग, जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई उस ऑपरेशन में। और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। अब वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, एक शख्स जैसे कि ये जनरल याहिया थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की सोच के लिए सारे फैसले किए, अपने ज़ात के लिए फैसले किए, और आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। कहते आप ये देख लें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है। एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे
तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिए। इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त यही है कि अगर मैं आप बात करूंगी, पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ। तो आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि पीटीआई का शुरुआत कर दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से पीटीआई को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े, इसके बाद इसी बहाने से आपने पीटीआई का झंडा लिया, आपने पार्टी को दबाया, कोई कैंडिडेट खड़ा होता था उसको आपने हरासा किया। लेकिन फिर भी बगैर सिंबल्स के 8 फरवरी एक इनकलाब आया। हर किस्म के सिंबल के बावजूद लोगों ने जाकर इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट डाला, 2/3 अक्सरियत हुई और आपने अगले दिन 9 फरवरी को आपने सारा इलेक्शन इसको चोरी कर लिया। और उसके बाद एक कमिश्नर पिंडी, जिसका आजकल कोई नाम नहीं लेता लेकिन इमरान खान नहीं उसको भूले और वो कहते हैं आपको भी रिमाइंड करें, एक कमिश्नर ने आके कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमने 50-50 हज़ार वोटों से पीटीआई जीत रही थी और हमने उनको हराया। फिर आपने कहा जी वो कमिश्नर का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसका ज़मीर जाग गया तो उसका दिमाग खराब हो गया, आपने उसको कहीं गायब कर लिया। दोबारा वो शख्स कमिश्नर का कोई पूछता भी नहीं है और वो पूरी और ना ही कोई मीडिया पूछता है कि वो बंदा किधर गया। अच्छा, इसके बाद आपने जो बाकी जो रह गए आपने सजाएं देना शुरू करी 9 मई की। इस वक्त जो सीटें पीटीआई को मिली थी उसमें से भी अब आप थोड़ा 2-2, 10-10, 12-12 करके अब वो भी चोरी कर रहे हैं। अब आपने किसको नाअहल किया? एजाज चौधरी को, क्योंकि आपने वो सीट किसको दे दी? राना सनाउल्लाह को। अब आप अपने लोगों को लोगों की सीटें नाजायज नाअहल करके, नाजायज सजाएं देकर उनको अब नाअहल करके इनकी सीटें आप कब्जा कर रहे हैं 2-2, 4-4 करके। तो इमरान खान ने यही कहा कि आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, आप इनकी हुकूमत को लेजिटिमाइज ना करें। आपको समझ आई क्या कह रहे हैं? अभी जो बाई इलेक्शन थे उन्होंने कहा मैंने इसलिए इनको कहा था कि जो बाई इलेक्शन हैं जब उन्होंने ज्यादती किया लोगों के ऊपर, इनको नाजायज नाअहल किया है, नाजायज इनको 10-10 साल की सजाएं दी हैं, आपने इनकी छोड़ी हुई, इनकी कब्जा की हुई सीटों के ऊपर आपने इनको लेजिटिमाइज नहीं करना, क्योंकि नून लीग ने फिर इनको चोरी करके ले जाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सारी नेशनल असेंबली वालों ने अपनी कमेटियाँ छोड़ दी और उन्होंने रिजाइन दे दिया और उन्होंने अपनी सारी मुराद वापस कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आज की जो उनकी उन्होंने जो भेजी हैं डायरेक्शन, उन्होंने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ सेनेट की कमेटियों को अब आप छोड़ दें। सारे सेनेटर्स जिन भी कमेटियों पर बैठे हैं सारी कमेटियों से रिजाइन करते हैं। ये आज की उनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कमेटियों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़े दिनों के बाद मैं अगला प्लान ऑफ एक्शन दूंगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अगला लाएमल दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि हमारे इस वक्त MNAs भी यहाँ पे मौजूद हैं KP के, उन्होंने तीसरा पॉइंट, और ये बहुत अहम है और इमरान खान इस पर बहुत सख्त परेशान थे और हमें उन्होंने कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसके बारे में बारी बारी आगे कहा। याद है ना मैंने क्या बताया? और कई चीज़ें आपको पता है इस उम्र में भूल भी जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो KP में ऑपरेशन हो रहा है ये रोका जाए। कहते इसी तरह जब एक दफ़ा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था ANP की हुकूमत के ऊपर ये बात आई थी, क्योंकि आगे जो भी एक्ट इनका है या जो भी इनके पास है वो पुलिस आगे करते हैं। कहते हैं हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे दूसरी तरफ हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं और ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इससे दहशतगर्दी बढ़ेगी। कभी भी इन किस्म के ऑपरेशन से कम नहीं हुआ। 2004 से आप देख रहे हैं, उससे पहले कभी पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हुई थी कि दहशतगर्दी बढ़ती क्यों है। जब आप अपनों के ऊपर बमबारी करेंगे और बेगुनाह लोग जाएंगे तो फिर दहशतगर्दी इसी चीज़ से बढ़ती है।
پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان، کہتے افغانستان ہمارا بھائی مسلمان بھائی ملک ہے، افغانستان کے ساتھ آپ نے جان کے آپ اگر ان کے اوپر بمباری کریں گے جا کر تو آپ ان کے ساتھ یہ بالکل مت کریں. آپ نے جس طرح ان کے لوگوں کو یہاں پہ کئی 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کو جس طرح آپ نے بے دردی سے ان کو یہاں سے ڈس ریسپیکٹفلی ان کو نکالا یہاں سے، یہ بالکل توہین کیا آپ نے اپنے بھائیوں کی. اور کبھی بھی آپ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ. لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں کیا تھا کیونکہ ان کی مشکلات تھی اپنے شہر میں، ان کو کتنا ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا. تو آج آپ کے مسلمان بھائی جب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، آپ ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں. یہ ان کے اوپر ان کو بڑا دکھ تھا. پھر انہوں نے کہا آپ نے ایمبیسڈر کو جیسے کیا، میرے خیال میں وہ واپس گئے تو ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ بڑی اس پہ انہوں نے بہت اس پہ سختی سے اس کا نہ وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ. پھر انہوں نے کہا جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور افغانستان، یہ بند ہونے چاہیے، یہ بند ہونے چاہیے. مذاکرات کے علاوہ دنیا میں امن کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ جو اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ عاصم منیر جو اینٹی طالبان جو لابی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ایک جنگ نہیں ہے یہ جنگ بنا رہے تاکہ یہاں پہ اتنا فساد شروع ہو جائے کہ اس کو دوبارہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. اس لیے اس پریشانی میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں سارے اپنے کے پی کے ایم این ایز، کے پی کے ایم پی ایز ساروں کو کہتا ہوں مل کر اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آپ سارے مل کر بیٹھیں اور امن جو کہتے ہیں نا پیس، آپ مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ختم ہو. ہمارے پولیس کا شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ سیلاب آئے ہوئے جن علاقوں میں ادھر لوگ سیلاب کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور آپریشن کا بھی سامنا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ سارے مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ وہاں پہ وہاں پہ جلد سے جلد امن آ جائے کے پی کے اندر. میڈم عمران خان صاحب بار بار حکم دے رہے ہیں لیکن علی میر گنڈا پور صاحب کی طرف سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ ملاقات بھی نہیں کر رہے، الٹا وزیراعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے دیکھیں اس پہ فوکس کریں. یہ عمران خان کا پیغام تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے بھی کھڑے اور یہاں پہ وزیرستان کے ایم پی اے بھی ہیں. میاں والی سے جمال خان ہمارے جو نان کی سیٹ پہ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اور سنگھو سے بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے لوگ کے پی کے آئے ہوئے ہیں اور آپ یقین کریں یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں اور عمران خان نے ان کو کہا کہ مل کے اس کا حل ڈھونڈیں. تیسرا ہفتہ ہو گیا میڈم کہ آپ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتی ہیں اور جو آپ پر تنقید کرے آپ اس کو اپنی کارکنان کی جانب سے ایک پینٹی لگواتی ہے، اس پر ذرا وضاحت دیجیے گا. چلو چپ. اچھا سوال پوچھو. جی آپ پر الزام ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سخت الزام بھی آپ برداشت نہیں کرتی ہیں، چلو آپ صحافیوں کو پینٹی 2 لگواتی ہیں. 2 سال سے تو برداشت کر لیا آپ سب کو. یہی کہہ رہے ہو. دیکھو اب آپ ایسے کرو، مجھے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اب یہ دیکھو جب عمران خان کا پیغام ہے نا بیٹا یاد رکھو سب سے اہم چیز عمران خان کا پیغام ہے. اگر آپ اس کو ختم کروانے کے لیے آتے ہو اور یہ سارا تماشا کرو کہ مین اسٹریم میڈیا بھی بوائکاٹ کر دے تو کوئی بات نہیں. ہم عمران خان کا پیغام ویڈیو بنائیں گے، اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو آپ ڈال دیں. ہماری ایک ذمہ داری ہے اور وہ عمران خان کا پیغام ہے، ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. آپ لوگوں نے تنقید کر دی ہے، جب میں عمران خان کا پیغام دے دوں آپ الگ آئیں میرے ساتھ آ کے بیٹھیں اور جو سوال کرنے کر لیں. لیکن جب عمران خان کا پیغام آ رہا ہو آپ اس کو اگر ڈسٹرب کرنا چاہیں گے میں اس وقت اس کا جواب نہیں دوں گی. ہاں الگ بیٹھ رہے ہیں اور صرف میری ذات کے اوپر بات نہیں، آ جائیں بیٹھ جائیں جتنے مرضی سوال کر لیں. لیکن عمران خان کا جب پیغام دے رہی ہوں گی میں بڑی کلیئر ہوں، آپ جو مرضی کر لیں. ہم 2 سال سے یہاں آتے ہیں، ہم ہمیشہ عمران خان کا پیغام دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. اگر دیکھیں ہمارے آپ سارے بچے ہیں، ہم یہاں پچھلے 2 سال سے آپ کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں. 2 سال
तो आज क्या चीज एकदम हुई 4 दिन 1 हफ्ता पहले, हाँ क्या चीज हुई कि सडनली ये तमाशा लगा। सानों को समझ आ रही है इमरान खान का पैगाम बाहर ना आए और आसिम मुनीर का नाम जो 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 इनके साथ जुल्म कर रहे हैं उनका ना लो। क्यों? ये क्या तरीका है? हम क्यों ना लें? हमारे मुल्क के लोग हैं, हम जिसका मर्जी नाम लें। ये क्या तरीका है? ये कैसे बैन लगा सकते हैं? मेरे ऊपर 10 और FIR काट दो, लेकिन इमरान खान का भी नाम लेंगे हम, आसिम मुनीर का भी नाम लेंगे। और इमरान खान का है इस वक्त 9 में भी उसने कराया है। इमरान खान ने कहा है जो मेरे पर जुल्म हो रहा है, मेरी बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जितने कारकुनों पर जुल्म हो रहा है, आसिम मुनीर का डायरेक्ट ऑर्डर है। इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है और यहाँ पे इस वक्त डफर डाकू गैंग का अलायंस के तहत मुल्क में इस वक्त वो चल रहा है। और ये जो जुल्म है दुनिया में कौन सी जगह है? आप जरा ब्रिटेन में देखें, इतनी सी चीज होती है कि जी उन्होंने गाड़ी गलत से सारी इस्तेमाल कर ली, मिनिस्टर डिजाइन करके चले जाते हैं। नेपाल के नहीं, वो छोड़ो ना भी, वो नेपाल का तो ये बेचारे डर जाएंगे। हाँ अच्छा देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इखलाकियात याद रखें, एक लफ्ज इखलाकियात। इमरान खान ने कहा कि कल जरूर बात करना इखलाकियात के बारे में। जब इखलाकियात खत्म हो जाएंगी उसके आपके पास क्या रह जाएगा? चाहे आप मीडिया में इखलाकियात होनी चाहिए, चाहे आप हुकूमत में अखलाकियात, मॉरल अथॉरिटी उसको कहते हैं। तो जब आप चारों चोर और डाकू को ऊपर बैठाएंगे तो नीचे सारे कहेंगे सारे चोरी डाकू करो। और इसी तरह जब आप जाके मीडिया में बच्चों हम आपके साथ बड़ी खुशी से चलेंगे, ना ही मैंने इनकार किया है, लेकिन जब मैं इमरान खान का पैगाम देने लगती हूँ मैं सबको बता देती हूँ कि सारे चुप से खड़े हों, क्योंकि मुझे भूल जाते हैं। इसमें उम्र में याद रखना और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इमरान खान का पैगाम जितना सही तरीके से पहुंचा सकें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा चेयरमैन PTI आज उस रोज के वाक़े पर माजरत करके गए मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आपकी जानब से मजम्मत नहीं आई? नहीं, मेरी आपके बात सामने वाक़या पेश आया, आपको चाहिए था आप कम से कम ये कह सकते थे कि आप खड़े हैं, आपके सामने कैसे तमाशा ना लगाया जाए। देखिए मेरी बात आपने मजम्मत नहीं की। आप थे जी आप बिल्कुल। थे आपने नहीं, एक सेकेंड, आपने शायद अगर आप उस सिचुएशन में अगर आपने देखा ना हो तो मैं ही तो सारों को रोक रही थी कि रुक जाएं, मुझे इमरान खान का मैसेज देने दें। मैं रोक रही थी कि नहीं जी। तो इसलिए उस दिन भी रोका था। जब मुझे किसी ने उठा के अंडा मारा था उसके बावजूद मैंने इमरान खान का मैसेज दिया। मैडम अंडे वाला जो वाक़या है, हाँ। अगर हम उसको देखते हैं, और दूसरा उससे अगले रोज है जो तशद्दुद वाला वाक़या एक पेश आया, जब 7 सेकंड के अंदर आपके कारकुनान ने रिएक्शन दिया, इतना क्विक रिस्पांस किया, वो बाद में नागवार गुजरी, आपको अंडा जिन्होंने मारा 100 मीटर के फासले पे उनकी गाड़ी खड़ी है और आपके कारकुनान भी वहां पे खड़े हैं, तो किसी ने उनको पकड़ा नहीं है। उस वक्त क्यों नहीं रद्दमल दिया गया? कारकुनान ने उस वक्त उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? जो मैंने वीडियोस देखी है ना जी, जो उसके बाद जो वीडियोस देखी हैं उन्होंने उनको पकड़ा, वो सारी वीडियो एविडेंस सारी सोशल मीडिया नहीं पे मैडम, वो जो प्लेस थी वहाँ पे सारे कारकुनान सोशल थे। मीडिया में मैंने देखा है। पुलिस ने उनको बाहिफाजत निकाला है या SHO एजाज से पूछा है, उन्होंने कहा हमने उनको अरेस्ट करके ले गए थाने, और उसके बाद उन्होंने कहा ऊपर से हमें पैगाम आया और हमें उसको छोड़ दिया। ये उन्होंने अरेस्ट किया था और ये ले गए थे, और फिर इनको ऊपर से ऑर्डर आया कि उनको छोड़ दो, फिर उन्होंने छोड़ दिया। थैंक यू। मैडम आपने मुद्दतमान कमीशन का हवाला देते हैं, लेकिन जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट के आखिरी दिन ये क्लियर कर गए थे कि वो एक फौजी गलती नहीं बल्कि सियासी गलती थी। तो क्या जनरल कमर बाजवा झूठ बोलते हैं या मुद्दतमान कमीशन गलत है उसकी जो रिपोर्ट है? क्योंकि वो क्लियर कर गए थे रिटायरमेंट के आखिरी दिन की एक सियासी गलती थी। देखें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 4 साल, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पंजाब और सिंध के जजेस चीफ जस्टिस, और वो वक्त जरा फर्क थे, आज से बहुत फर्क थे, बड़े रिस्पेक्टेड जजेस थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है तो बेहतर है। उन्होंने कई 100 लोगों को इंटरव्यू किया है। उस रिपोर्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, और आपके लिए भी अच्छा होगा कि बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, आप रिपोर्ट पढ़ लें, या मिलती है बाजार में, सब जगह मिलती है, ठीक है। और फोर्सेस के चीफ